नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे एनईपी के अंतर्गत जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पेपर हुआ है 2024-25 में, उसके हम क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पेपर की सीरीज है, ए सीरीज है पेपर की। ठीक है, तो जिन बच्चों का पेपर का सीरीज ए है उनका सेम मैच करेगा इस वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, और जिनका बी सी डी है वो अपने हिसाब से इसी आंसरों को मिलाते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का अर्थ को स्पष्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी नंबर। आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण एवं स्थानिक संगठनों का जो अध्ययन है वो आपका आर्थिक भूगोल है। बी नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रादेशिक व व्यवस्थिति यानी रीजनल एंड सिस्टमैटिक, संसाधन की उपयोगिता और एनालिसिस, ये दोनों ही विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो सी नंबर होगा, यानी ए और बी दोनों। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी नॉन रिन्यूएबल। यानी गैर नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो सौर ऊर्जा का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, वायु ऊर्जा का बार बार उपयोग कर सकते हैं, जल विद्युत का भी बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला का नहीं कर सकते। तो 3 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन है। तो जो अनुकूलतम जनसंख्या है दोस्तों वो एक संसाधन है। अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब है कि रिसोर्स बराबर पॉपुलेशन, यानी जितना संसाधन हो उतनी ही जनसंख्या हो। ठीक है, तो अनुकूलतम जनसंख्या होती है। तो चौथे का सी आंसर सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन और क्रायोलाइट का उदाहरण है, यानी ऑक्सीजन और क्रायोलाइट किसका उदाहरण है। तो जो क्रायोलाइट और ऑक्सीजन है ये सर्वव्यापी संसाधनों के उदाहरण हैं। तो 5 का ए सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक तरफ अयस्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ खनिजों के नाम दिए गए हैं कि कौन सा अयस्क किस खनिज का है। तो दोस्तों जो ग्लेना होता है वो लेड यानी सीसा का होता है, पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का है, लिमोनाइट ये लौह का है, और पायरोलुसाइट ये मैग्नीज का है। यानी कि एक का ए सही है। तो देखते हैं किस विकल्प में एक का ए है। तो बी विकल्प में एक का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है और 4 का डी है। तो सही आंसर आपका बी नंबर होगा। तो 6 का बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निक्षेप डेड सी में मिलता है, यानी कि कौन सा निक्षेप जो है वो डेड सी में सर्वाधिक मिलता है। तो वैसे दोस्तों जो डेड सी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसे हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की अगर हम हिसाब से बात करेंगे तो इसका लाइमस्टोन होना चाहिए। ठीक है, तो 7 का सी विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक कौन है, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो चीन है। चीन कोयला उत्पादक में सबसे पहले नंबर पे है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश मत्स्य एवं समुद्री भोजन उत्पाद में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी जो फिश है या सी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चाइना है। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा मछली और समुद्री भोजन का निर्यात करता है। तो 9 का डी विकल्प सही है। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता को संरक्षित करते समय
दीर्घकालिक लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन के सतत प्रबंधन हेतु कौन सा पद सही है? तो अगर हमें लंबे समय तक लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है तो हम अपनाएंगे कृषि वानिकी को, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाएंगे। ठीक है, तो 10 का बी सही है। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि लुगदी और पेपर उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन प्रमुखता काटे जाते हैं? यानी कि ये हमें जो कागज़ बनता है उसके लिए कौन से वनों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, टैगा वनों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो 11 का बी सही है। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो अर्जेंटीना है आपका, वो मत्स्य उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में तो चाइना है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन यानी खुला पिट खदान का एक वृहद पर्यावरणीय प्रभाव है? यानी हम ओपन तरीके से अगर खनन कार्य करते हैं तो उससे क्या होगा? तो इससे आपका मृदा अपरदन और आवास का विनाश सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका जो 13 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है बी नंबर। 14वें नंबर क्वेश्चन है कि सोना और हीरा जैसे गहरे छिपे खनिज किस खनिज विधि से निकाले जाते हैं? यानी खनिज की 4 विधियां होती हैं, स्ट्रिप, प्लेशर, अंडरग्राउंड और माउंटेन टॉप रिमूवल। तो जो गहरे छिपे हुए खनिज हैं उनके लिए भूमिगत खनन किया जाता है, यानी अंडरग्राउंड माइनिंग से निकाले जाते हैं जो गहरे छिपे हुए खनिज होते हैं। तो 14 का सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि हरित क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? तो हरित क्रांति के बाद खाद्य अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, यानी 15 का सी नंबर सही है। और इसमें भी आपका गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, यानी स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं, यानी काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। तो 16 का बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम नंबर पर ब्राज़ील है आपका, तो 17 का सी सही है। अगला है कि सीडार एक व्यावसायिक उत्पाद है। ठीक है, तो ये किस जलवायु का है? दोस्तों सीडार एक आपका पेड़ है, यानी वृक्ष है आपका, तो किस जलवायु का है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ठीक है, इसे आप भूमध्य रेखीय भी कह सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कपोक क्या है? तो दोस्तों कपोक है, ये एक प्रकार का फाइबर होता है। ठीक है, तो 19 का डी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टेनिन का स्रोत नहीं है? टेनिन एक प्रकार का पदार्थ है, तो इसका स्रोत कौन सा नहीं है? तो जो हेमलाक का पेड़ होता है वो टेनिन का स्रोत नहीं होता। अगला है कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत में विलग स्टेट यानी आइसोलेटेड स्टेट की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका सही आंसर है आपका वान थ्यूनेन, तो 21 का सी सही है। अगला है कि वान थ्यूनेन सिद्धांत में भूमि उपयोग के 2 क्षेत्रों के मध्य सीमा को क्या कहते हैं? तो वान थ्यूनेन सिद्धांत में भूमि उपयोग के 2 क्षेत्रों के मध्य की जो सीमा है उसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ रेंट, यानी व्यापार सीमा। ठीक है, वैसे इसका सीमांत सीमा आएगा, तो 22 का सी सही है।
23 नंबर क्वेश्चन है कि वान थ्यूनेन के अनुसार कृषि अवस्थिति सिद्धांत का सूत्र क्या है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका ए नंबर है। एल आर बराबर वाई कोष्टक के अंदर है एम माइनस सी ब्रैकेट बंद, इसके बाद है माइनस वाई टी डी। तो 23 का ए विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोन में लकड़ी का उत्पादन वान थ्यूनेन ने रखा था। तो वान थ्यूनेन ने 6 पेटियां बताई थी, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर उन्होंने लकड़ी का उत्पादन रखा था। तो 24 का ए विकल्प सही है। इसके बाद 25 नंबर का है कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था। तो कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन 1826 में किया गया था। 1826 में, ठीक है दोस्तों। तो इसका ए विकल्प सही है। दोस्तों 25 का ए विकल्प सही है। दोस्तों 24 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका 2 नंबर होगा, यानी जोन 2 में लकड़ी का उत्पादन उन्होंने रखा था। पहले में आपका डेयरी प्रोडक्ट्स को रखा था, ठीक है। तो इसे आप सही कर लेना, इसका आंसर 24 का बी होगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक खाद्य फसल की विशेषता है, यानी जो व्यावसायिक खाद्य फसल है वो किस बेसिन में की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। जो पंपास के मैदान है आपके यूएसए में, अर्जेंटीना में, वहाँ पर व्यावसायिक खाद्य फसल की जाती है। इसके बाद है आजीविका पशुपालन में पशुधन क्या होता है। तो आजीविका पशुपालन में जो पशुधन होता है वह उपर्युक्त सभी, यानी विक्रय के लिए भी पैदा किया जाता है, दुग्ध के लिए भी, और दुग्ध एवं खुराक के उद्देश्य से भी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानसूनी एशिया के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो मानसूनी एशिया में निर्वहन कृषि सबसे ज़्यादा होती है, यानी सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन। तो 28 का सी विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश किसान गंगा के मैदान में किस तरह की कृषि कार्य करते हैं। तो गंगा के मैदान में जो सबसे ज़्यादा कृषि कार्य होता है वो गतिहीन कृषि होती है, यानी सेडेंटरी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सघन कृषि के अंतर्गत नहीं आता, यानी कहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि नहीं होती। तो दोस्तों सघन कृषि के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की खेती आती है, कनाडा में गेहूं की खेती आती है, कैलिफोर्निया में फल की खेती भी बड़े पैमाने पर ही सघन कृषि होती है, लेकिन नीदरलैंड में सब्जी का जो उत्पादन है यहाँ पर ये सघन कृषि नहीं होती। तो 30 का ए विकल्प सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बगान खेती और विटीकल्चर एक मूल व्यवसाय है, कहाँ का है बगान खेती और विटीकल्चर। तो विटीकल्चर और बगान कृषि जो है वो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर की जाती है। तो 31 का सी विकल्प सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से याम, कशावा और पहाड़ी चावल उगाया जाता है। तो इसका 32 का डी विकल्प सही है। 33 नंबर का है, इसे मिलान करना है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि दी गई हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो अगर हम इसे मिलाएंगे तो लदांग मलेशिया सही है, यानी कि 3 का बी। अब देखते हैं कि 3 का बी किस में है। तो ये बी विकल्प में है, ठीक है। तो यानी कि नगासू सूडान में बोलते हैं, पोडू भारत में बोलते हैं, लदांग मलेशिया में बोलते हैं, और कैनकिंग ये फिलीपींस में बोलते हैं। तो 33 का बी विकल्प सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से गेहूं की टोकरी किसे कहते हैं। तो गेहूं की टोकरी हम
यूएसए को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन कि किस देश को एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो थाईलैंड है। थाईलैंड में चावल बड़े पैमाने पर होता है, तो इसलिए चावल का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वान थ्यूनेन सिद्धांत का सार तत्व है। तो वान थ्यूनेन सिद्धांत का जो सार तत्व है कि दूरी के अनुसार भूमि उपयोग का प्रकार बदल जाता है, ये सही है। आर्थिक मूल्य पेरीफेरी की ओर कोर से दूर घटती है, तो ये भी सही है। यहाँ पे दोस्तों पेरीफेरी का मतलब होता है, ये तो केंद्र होता है किसी प्रदेश का, इसके चारों ओर जो एरिया होता है किनारे वाला, ये पेरीफेरी होता है। तो इसके ए और बी दोनों सही हैं, तो 36 का जो आंसर होगा वो डी विकल्प होगा, यानी ए और बी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कृषि वर्गीकरण में प्रादेशिक प्रतिरूप को स्पष्ट किया था। तो कृषि वर्गीकरण में प्रादेशिक प्रतिरूप को वान थ्यूनेन महोदय ने स्पष्ट किया था, तो 37 का बी नंबर सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डी विटेल्सी ने कब कृषि वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। तो विटेल्सी महोदय ने 1936 में वर्गीकरण दिया था, तो 38 का ए विकल्प सही है। अगला है कि कृषि का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो जो कृषि का सामान्य अर्थ है वो है कृषि की खेती का विज्ञान और पद्धति। ठीक है दोस्तों, कृषि का सामान्य अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो कृषि खेती का विज्ञान एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो 39 का बी सी विकल्प सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि अध्ययन में सम्मिलित किए जाते हैं। तो कृषि अध्ययन में जोतना, खेती और पशुपालन, उद्योग, ये तो नहीं दोस्तों, लेकिन कृषि अध्ययन में हम खेती और पशुपालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो 40 का बी विकल्प सही है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिक खेती किसे कहते हैं। तो दोस्तों सामूहिक खेती का मतलब होता है कृषि उत्पादन जिसमें कई किसान एक संयुक्त उद्यम के रूप में अपनी जोत चलाते हैं, तो 41 का ए विकल्प सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारी खेती का अभिप्राय क्या है, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो सहकारी खेती का मतलब होता है बड़ी कंपनियों के स्वामित्व द्वारा अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि की प्रथा, तो इसका बी विकल्प सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि शुष्क कृषि यानी जो ड्राई फार्मिंग है कहाँ पर होती है। तो ड्राई फार्मिंग आपका राजस्थान में होती है, तो 43 का डी विकल्प सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सिंचित कृषि की आवश्यकता कहाँ होती है, यानी सिंचाई की आवश्यकता कहाँ होती है। तो जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो 44 का ए विकल्प सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि क्या है, यानी ट्रक फार्मिंग क्या है। तो ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है मार्केट गार्डनिंग, यानी व्यापारिक उद्यान कृषि। ठीक है, तो 45 का सी विकल्प सही है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था, यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी जो वेबर ने दी थी वो 1909 में आई थी, तो 46 का ए विकल्प सही है। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो अल्फ्रेड वेबर महोदय ने किया था, तो 47 का सी विकल्प सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपागम को वेबर द्वारा बताया गया था। तो वेबर महोदय ने लीस्ट कॉस्ट अप्रोच को अपनाया था, यानी कि अल्पतम मूल्य उपागम को अपनाया था, तो 48 का डी विकल्प सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में विश्वास किया था, किस पर किया था। तो कच्चे पदार्थ पर भी किया था, परिवहन पर और श्रमिक प्रभाव पर भी किया था, यानी इसका विकल्प आपका डी विकल्प सही होगा।
50 नंबर क्वेश्चन है कि किसने औद्योगिक सिद्धांत में सामूहिकरण यानी एग्लोमरेशन की भूमिका को आत्मसात किया था? तो वो थे आपके अल्फ्रेड वेबर। तो इसका सी विकल्प सही है 50 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील निर्माण प्रक्रिया का किसने अनुसंधान किया था? यानी स्टील निर्माण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो वो की थी हेनरी बेसेमर ने की थी। ठीक है, तो 51 का सी विकल्प सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील के उपयोग से बनाया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील किसके उपयोग से बनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर है, निकिल के उपयोग से बनाया जाता है। इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूएसए में स्टील निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो स्टील निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश पिट्सबर्ग है। 53 का ए सही है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि रूहर घाटी में सबसे बृहद स्टील केंद्र कौन सा था? पहली बात तो जो रूहर घाटी है दोस्तों ये जर्मनी में पड़ती है आपकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा दुइसबर्ग, यानी रूहर घाटी में सबसे बृहद स्टील केंद्र दुइसबर्ग है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कपास वस्त्र उद्योग सामान्यतः स्थापित होते हैं, यानी कपास जो वस्त्र उद्योग है सामान्यतः कहाँ पर स्थापित होते हैं? तो ये ज़्यादातर आपके समुद्र तटों के पास स्थापित होते हैं। ठीक है, वैसे हम दोस्तों इसका जो सही आंसर इसे डाउट में रख सकते हैं। ये बाज़ार के पास ज़्यादातर कपास वस्त्र उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों में से ही एक होगा और हमारे हिसाब से आपका बाज़ार के पास सबसे ज़्यादा स्थापित होते हैं। ठीक है, इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था कि कच्चा माल निर्यातक देशों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास, यानी जहाँ से जो देश कच्चे माल का निर्यात करते थे अब वो खुद कच्चे माल का इस्तेमाल करके वस्त्रों को बनाने लगे, तो इससे ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग का पतन हुआ। तो 56 का डी विकल्प सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादित होता है आपका वो ब्राज़ील में होता है। तो 57 का डी सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम शिपिंग स्ट्रेट कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो व्यस्ततम शिपिंग स्ट्रेट है वो आपका मलक्का स्ट्रेट है। तो इसका 58 का बी विकल्प सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है आपकी वे भूमध्य सागर और रेड सी यानी लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि द न्यू सिल्क रोड किस आधुनिक मूलभूत प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करता है? तो जो द न्यू सिल्क रोड है वो चीन बेल्ट एंड रोड शुभारंभ यानी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो बी विकल्प सही है 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस रेलवे लाइन को विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहते हैं? तो ये आपकी है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर के मध्य एक संक्षिप्त कुंजी मार्ग के रूप में सेवाएं देता है, तो वो कौन सा है? वो आपका पनामा नहर है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो 62 का बी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी समुद्री मार्ग किस प्रदेश से होकर गुजरता है? तो उत्तरी समुद्री जो मार्ग है आपका वो आर्कटिक महासागर से गुजरता है। तो सही आंसर ए होगा आपका। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लू अर्थव्यवस्था सतत उपयोग को बतलाता है, यानी ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ये समुद्री संसाधनों से यानी ओशन रिसोर्सेज से संबंधित है।
65 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया पंजाब और हरियाणा को इस समय कहा जाता है। वैसे अभी तक ये छत्तीसगढ़ को भी हम धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में भी चावल बड़े पैमाने पर होता है, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि WTO स्थापित हुआ था किस वर्ष। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995, ठीक है। एजेंडा 21 एक ग्लोबल प्लान है, ये क्या बताता है। तो एजेंडा 21 जो है वो संपोषणीय विकास के लिए एक प्लान है, तो 67 का बी सही है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि संपोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है। तो संपोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण सुरक्षा के साथ संतुलित आर्थिक वृद्धि करना, तो 68 का बी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नाफ्टा एक व्यापारिक समझौता है। तो नाफ्टा किनके मध्य व्यापारिक समझौता है। तो ये USA और कनाडा और मैक्सिको के बीच एक समझौता है, ठीक है। 69 का ये सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, यानी कि 70 का बी विकल्प सही होगा। इसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योगदान देना है और बढ़ाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योगदान किस में देता है। तो ये जो व्यापार बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करता है। तो दोस्तों ये आंसर नहीं होगा इसका। 71 नंबर का जो सही आंसर होगा वो है अर्थव्यवस्था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि जिनेवा दौर यानी जिनेवा राउंड कब हुआ था। तो जिनेवा राउंड आपका 1947 में हुआ था, तो सही आंसर ए नंबर है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की समिति है। तो विश्व व्यापार संगठन की समिति व्यापार और पर्यावरण और व्यापार और विकास दोनों है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि WTO का सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो WTO का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा भी दिया है इसने, आर्थिक विकास के स्तर को भी बढ़ाया है, प्रणाली सुशासन को भी प्रोत्साहित किया है, तो 74 का डी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो 75 का ए विकल्प सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि साफ्टा किस संगठन का एक विस्तारित रूप है। तो जो साफ्टा है आपका वो सार्क का ही एक विस्तारित रूप है, 76 का डी सही है। अगला है कि वर्तमान में कुल आसियान सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी आसियान एक संगठन है उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो वो 10 हैं, तो 77 का डी सही है। 78 का है कि WTO का कार्य क्या है। तो WTO का जो कार्य होता है विश्व आर्थिक नीति निर्माण, जनता को सूचना प्रदान करना, सूचना प्राप्त करना। दोस्तों इनमें से तो खैर क्योंकि WTO का जो काम होता है वो व्यापार से रिलेटेड होता है, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की प्रकृति कौन सी है। तो वैश्वीकरण की जो प्रकृति है वो है आपकी उन्नत प्रौद्योगिकी, यानी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विकासशील देश पर वैश्वीकरण की नकारात्मकता को बताता है। तो विकासशील देशों में वैश्वीकरण से नौकरियों और आय में कमी हुई है, ये तो हम नहीं कह सकते, वृद्धि हुई है, समानता में भी वृद्धि हुई है, संस्कृति का भी विकास हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि उसने हमसे नकारात्मकता को पूछा है कि वैश्वीकरण का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
तो 80 का डी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बीमा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण का बीमा क्षेत्र पर आईटी का विस्तार हुआ है, पूंजी संरचना में भी वृद्धि हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो गया, 81 का सी नंबर। वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव कृषि एवं वस्त्र क्षेत्र पर भी पड़ा है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर भी पड़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, यानी 82 का डी। इसके बाद है कि वैश्वीकरण शब्द का विकास कब हुआ था। तो वैश्वीकरण शब्द का विकास 1990 के दशक में हुआ था, 1990-91 में। तो 83 का सी सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत नीति प्रकाश डालती है। तो आत्मनिर्भर भारत जो प्रकाश डालती है वो डालती है मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो 84 का बी विकल्प सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क देशों के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक किसके साथ है। यानी कि सार्क में आपके 8 सदस्य देश हैं, उन 8 सदस्य देशों में भारत किनके साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका नेपाल और बांग्लादेश के साथ। तो 85 का ये सही है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन भारत की विदेश व्यापार नीति को चलाता है। तो भारत की विदेश व्यापार नीति को वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये चलाते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया के शुभारंभ का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ का जो उद्देश्य है कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना। ठीक है, तो बी और सी दोनों सही हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का शीर्ष निर्यात उत्पाद क्या है। यानी भारत सबसे ज़्यादा क्या निर्यात करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है वस्त्र यानी टेक्सटाइल का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि WTO किसको परिवर्तित करके स्थापित किया गया था। तो WTO गैट को परिवर्तित करके स्थापित किया गया था। तो 89 का सी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक व्यापार प्रतिरूप कौन से कारक प्रभावित नहीं करता है। यानी कि वैश्विक व्यापार को कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता। तो आपका जो जलवायु है वो वैश्विक व्यापार को प्रभावित नहीं करता, बाकी सभी प्रभावित करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो बना है वो USA है। तो 91 का ये सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो संघ है वो बृहद गोलकीय व्यापार ब्लॉक नहीं है। यानी कौन सा संघ है जो एक ब्लॉक नहीं है या आप कह सकते हो संगठन बड़ा नहीं है। तो ब्रिक्स आपका एक कोई व्यापार संगठन नहीं है, बल्कि ये आपका राजनैतिक संगठन है। तो बी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र का उदाहरण है। तो भारत में जो निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र का उदाहरण है वो आपका है नोएडा SEZ। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 93 का ये सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है चतुर्थ अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण निम्न में से है। यानी कि जो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चतुर्थ में क्या आता है। तो सॉफ्टवेयर विकास और जो शोध है आपका वो आपका चतुर्थ में आता है। तो 94 का सी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट लेक्स क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण है। यानी जो ग्रेट लेक्स क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका में किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये उद्योग और जहाजरानी हेतु महत्वपूर्ण है। तो 95 का बी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल पर्यावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन से संबंधित है। यह कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर, चिसोल्म महोदय का ये कथन है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल में दार्शनिक उपागम में कौन सा विकल्प शामिल है।
तो दार्शनिक उपागम के अंतर्गत सैद्धांतिक उपागम यानी प्रिंसिपल अप्रोच को शामिल करते हैं। तो 97 का ए सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं करते। तो आर्थिक भूगोल में हम जलवायु भूगोल को शामिल नहीं करते, बाकी वित्तीय भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, संसाधन भूगोल ये सब शामिल होते हैं। तो 98 का सी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि डी विटिल्सी के अनुसार विश्व के कितने कृषि क्षेत्र हैं, यानी कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था इन्होंने। तो इन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में विश्व को बांटा था। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष द मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ प्रकाशित हुआ था। तो द मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ 1936 में प्रकाशित हुआ था। कहने का मतलब है कि विटिल्सी महोदय ने किस वर्ष विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। तो 1936 में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। हमने आपको बताया कि ये पेपर की सीरीज़ जो हमने हल की है वो आपकी ए सीरीज़ है। तो जिन बच्चों के पास ए सीरीज़ है वो मैच करा सकते हैं इसी वीडियो के अनुसार, लेकिन जिनका बी, सी और डी सीरीज़ है वो उनका क्वेश्चन नंबर दोस्तों बदल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा और ये विकल्प यही रहेंगे, बस इनका भी नंबर बदल जाएगा। जैसे ए का जो विकल्प है आपका वो क्या था, सही था, वो बी नंबर सही था। तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर ये 25 में दिया गया हो और जो विकल्प इसका दिया गया हो वो सी विकल्प दिया गया हो। ठीक है, तो 25 का फिर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी का मतलब है कि ये बी जो क्वेश्चन विकल्प दिया गया है इसे सी में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप सब लोग मैच करा लीजिएगा अपनी अपनी सीरीज। ठीक है, और तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।